विवेक भाई, मैं एक चीज बता दूं, ये जो बात हो रही है ना कि अभी तक 13-14 या इतने लोगों ने आत्महत्या की है, और उनका कारण उन्होंने लिखित बयान दिया है। एक बीएलओ उसने लिख के कहा कि इतना प्रेशर है। अगर ये कोई और देश होता तो एक लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। किसके प्रोवोकेशन की वजह से हुआ है? ये ज्ञानेश गुप्ता जी के ऊपर आज 302 का मुकदमा चलने का था, क्योंकि इट इज ही हु इज बिना बात के प्रोवोक कर रहे हैं। ये कोई युद्ध नहीं है कि देश के ऊपर युद्ध है, हमने इमरजेंसी लगा दी, आप ये कर दीजिए। आप केवल एक चीज और मुझे लगता है विवेक भाई, आप इस पे भी जरा बताइए। इसको ये बना दिया जा रहा है कि ये ऑपोजिशन और ये किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये किसी पार्टी के साथ नहीं हो रहा है। जैसा साहू साहब ने कहा कि ये इस देश के संविधान ने एक आम नागरिक, एक बिल्कुल आम नागरिक के लिए जो कतार में लास्ट में खड़ा है, उसको ये दिया था कि भाई तुम इस देश के वोट देने का अधिकार है, और इस देश की सारी चीजों के दरवाजे, मतलब अगर हमारी बराबरी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एक्सप्रेशन, राइट टू वो, ये सारा कुछ नागरिक होने का पहला सीढ़ी है ये लोकतंत्र का चुनाव। और अगर आप उसी को गड़बड़ कर दे रहे हैं तो आप एक तरह से इस देश में पूरे संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं एक चीज कह के आपसे बता दूं, जो साहू साहब ने जैसा कहा ना कि अमेरिका में और यहां पे, अमेरिका में आई हैव टू अप्लाई फॉर बिकमिंग अ वोटर एंड देन विथ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एंड दे एग्जामिन एंड, लेकिन जो भारत के संविधान निर्माता थे उनको पता था कि एक ऐसा देश है जहां पे हम बहुत सालों तक गुलाम रहे हैं, हमारे यहाँ पढ़ाई का स्तर कम है, हमारे यहाँ दलित है, वो नहीं बन पाएंगे। तो उन्होंने ताकत पहले दिन से दे दी थी कि नहीं, इस देश में इलेक्शन कमीशन का काम होगा कि आप, और इसीलिए 99% का हमारा इलेक्टोरल, अरे जो हमारे पीपल हु आर एलिजिबल फॉर टू वोट में 99% था। बिहार में इस समय ये 90% गिर गया है। 10% लोगों को आपने डिसएनफ्रेंचाइज किया, आपने उनके वोट देने के अधिकार को छीन लिया है। मैं इस सारे उसमें जो वेस्ट बंगाल में हो रहा है, जहां पे 83% तक लोग वोट देते आए हैं, वहां पे अगर ये 10% वोट छीनने में सफल रहे तब तो इनके लिए गेम आसान हो जाएगा। क्योंकि ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि ज्ञानेश गुप्ता जी बीजेपी को फायदा पहुंचा, बाकी सारे देश में चाहे कुछ हो जाए। मैं इस पे आपकी, ये वेस्ट बंगाल में कैसे इसको, हाउ इट इज गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड? जी, आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए, आपने शुरू में जो कहा ना, मैंने 2 दिन पहले फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, जो कुछ भी बीएलओ के साथ हो रहा है, बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं या फिर प्रेशर की वजह से हार्ट अटैक से मर रहे हैं, और उसकी वो सारे किस्से मीडिया में छप रहे हैं, सबको पता है, ज्ञानेश कुमार को भी पता है। ये बिल्कुल मामला बनता है। मैंने उसमें लिखा था मेरे पोस्ट में कि इसके संदर्भ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज होने चाहिए। ये आपराधिक मामला है। आप उसके बाद भी आज देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश में तो वो सस्पेंड किए जा रहे हैं। मतलब ये सारी खबरें एक तरफ छप रही है, एक तरफ से ये खबर आ रही है कि बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, बीएलओ मर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये खबरें आते हुए भी, इसकी जानकारी होते हुए भी उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनके खिलाफ ही एफआईआर दर्ज कर रही है और उनको सस्पेंड भी कर रही है। यानी ये तानाशाही, हर हर चीज में ये तानाशाही का परिचय देते हैं। और मतलब इनका पूरा कंडक्ट जो है, जिस तरह से इनके मिनिस्टर्स महाराष्ट्र में लोगों से ये कह रहे हैं कि आप हमको मतदान करेंगे तो आपका डेवलपमेंट होगा, अजीत पवार से लेके बावनकुळे तक। ये ब्लैकमेलर्स है, ये सरकार नहीं है, ये माफिया है, ये माफिया राज है। सरकार इस तरह से अपने वोटर्स से बात करती है क्या कि भाई आप हमको वोट देंगे तो आपको हम, वो अजीत पवार कह रहे हैं कि आपके हाथ में वोट है और मेरे हाथ में पैसा है, ऐसा कह रहे हैं। मतलब ये ट्रेड ऑफ है कि आप हमको मत देंगे तो हम आपका विकास करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। उसकी कॉरोलरी यही है कि नहीं करेंगे। अगर आप मतदान नहीं करेंगे तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। उतने शब्दों में कह नहीं रहे, लेकिन कॉरोलरी उसकी वही है। ये आपराधिक बिहेवियर है, ये इट्स अ क्रिमिनल कंडक्ट, और इनके खिलाफ मामले दर्ज कौन करेगा? लेकिन अगर आपराधिक मामले दर्ज भी करने तो कौन करेगा? सारे तो इन्हीं के हैं। पुलिस भी इनकी, न्यायपालिका भी इनकी, कार्यपालिका भी इनकी, सब इनके लोग हैं।
फिर ऐसे में फिर बचता क्या है रास्ता? अब ये किसने बताया कि जो शिक्षक होता है, उस शिक्षक पर जो हमारे यहाँ ज्यादती होती है, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं आरएसएस के लोग। हमारे यहाँ गुरु को भगवान माना जाता है, गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर्विष्णु, ये सारी बातें करते हैं। और शिक्षकों की जिस तरह से प्रताड़ना होती है इस देश में, कि कोई भी आपका सर्वे रहे, हेल्थ सर्वे रहे, आपका कोई सेंसस रहे, आपका इलेक्शन का काम रहे, आप इनको जो दौड़ाते हैं और इनको बंधुआ मजदूर की तरह जो ट्रीट करते हैं, कौन से कानून में लिखा है कि शिक्षकों को आप ये शिक्षकों को करना ही होगा? कौन सा कानून है? कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? कौन से कानून में लिखा है कि शिक्षकों पर ये कंपल्सरी होगा कि सरकार जो काम बताएगी उनको, वो दे विल हैव टू रन एरेंड्स फॉर द गवर्नमेंट? कौन से कानून में लिखा है? मैं अगर शिक्षक होता तो मैं इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ता। मैं कहता कि मैं ये काम नहीं करूंगा, आप मुझे कानून बताइए कौन से कानून के तहत मुझे ये करना है। तो ये अब वक्त आ गया है कि ये सारे जो बीएलओज है पूरे देश के, ये एकजुट होकर इनके खिलाफ बगावत करें। बगावत मतलब काम करने से इनकार कर दे। भाई हम 1 महीने में ये काम नहीं कर, हम काम करने के लिए तैयार है, लेकिन 1 महीने में ये पूरा एक्सरसाइज अगर आप हमसे कहते हैं कि पूरा करना होगा आपको, वरना आपके खिलाफ कार्रवाई होगी या फिर आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा या फिर आपके खिलाफ एफआईआर होगा, तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे। इनकी इस आरएसएस की है ना एक शिक्षक भारती, इनकी एक संगठन है, वो क्या कर रहे हैं? संस्कृति की बात करते हैं ये लोग। किस तरह की संस्कृति है ये कुसंस्कृत है। संस्कृति से इनका कोई संबंध नहीं। ये तानाशाही प्रवृत्ति के लोग हैं और हर चीज में ये तानाशाही करते हैं। तो ये सारा जो चल रहा है, ये इतना खेदजनक है, लेकिन इनको शर्म नहीं है बिल्कुल। ये बेशर्मी से मतलब इतने सुसाइड हो रहे हैं, इतने बीएलओज प्रेशर की वजह से डेथ हो रही है और उत्तर प्रदेश की सरकार एफआईआर दर्ज कर रही है कि मरते होंगे तो मरो, लेकिन हम तो आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। क्या है, किस तरह के लोग हैं ये? इतने निर्मम लोग ये कैसे हैं? तो और अब ये मैं आपको बताता हूँ, अगर ये जो घुसपैठिए की बात करते हैं ना, इनको घुसपैठियों को बाहर निकालना ये झूठ है। अगर इनको मैं इनको आइडिया नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मेरे कहने से मेरी इस बात से वो आइडिया उनको समझ में आया और वो कुछ कर बैठे, वो ये भी हो सकता है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अगर ये जो सारे घुसपैठिए हैं, अगर इनको अंडरटेकिंग देते हैं कि भाई आप हमारी घुसपैठिया होने का हमको माफ कर दो, हम मतदान आपको ही करेंगे, हम बीजेपी को मतदान करेंगे, तो ये सारों को सिटीजनशिप देंगे आप। ये सारे मुसलमान उन मुसलमानों को ये सिटीजनशिप देंगे जो इनके लिए मतदान करेंगे। इनको कोई इसमें घुसपैठियों से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये घुसपैठिए अगर इनको मतदान करने के लिए तैयार हो जाए तो ये इनको सिटीजनशिप भी देंगे। ये इतने स्वार्थी है। तो जहां तक बंगाल का सवाल है, मैं योगेंद्र यादव जी ने एक अपने इंटरव्यू में कहा था, जो मैं उससे उनसे सहमत हूँ। बिहार तो इनका एक प्रयोगशाला थी एसआईआर की। इनको असली उसका जो उपयोग करना है वो बंगाल में करना है। एसआईआर का असली उपयोग, उसका एप्लीकेशन जो है, इन्होंने बिहार का एक्सरसाइज करके उससे जो इनको ज्ञानेश जी को ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसका उपयोग वो करेंगे बंगाल में, क्योंकि बंगाल में मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है। वहां मुसलमानों को किस तरह से इस चुनाव प्रक्रिया से दूर रखा जाए घुसपैठियों के नाम पे, इसके लिए इसका इस्तेमाल होगा। और तृणमूल का जो वोट बैंक है उसमें कटौती करने का प्रयोग होगा। देखिए आप, ये योगेंद्र यादव जी कह रहे थे, मैं उनसे पूर्ण सहमत हूँ। तो बिहार ये उनकी प्रयोगशाला थी। बिहार पे उनको कुछ बहुत ज्यादा उसका उपयोग करना नहीं था। वैसे भी बिहार में सीमांचल छोड़ दिया तो बाकी जगह बहुत ज्यादा मुसलमानों की तादाद है भी नहीं। लेकिन बंगाल की वो स्थिति नहीं है। बंगाल में मुसलमानों की तादाद जो ज्यादातर तृणमूल को मतदान करते हैं, वो है बीजेपी का असली सरदर्द। और वहां पर जो एसआईआर का वो इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसके तरफ ध्यान देना बहुत जरूरी है। वहां पर उसका वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। बिहार में बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल उनको किसी फायदे के लिए नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में वो जरूर करेंगे। तो ये बिहार से बंगाल तक का जर्नी, और फिर आगे पूरे देश में जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, ये एंटी पीपल गवर्नमेंट है। इनको किसी की जान से किसी कोई मरे तो मरे, हमारा हमारी सरकार हमारी सत्ता बचनी चाहिए। जब मरने वाले कौन है? मुसलमान तो नहीं है। आप हिंदुओं के हितैषी है ना, तो मरने वाले कौन है? उसमें 99% तो हिंदू है।
तो आपको उनके ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं आती। वो किस तरह से आप उनको प्रेशराइज कर रहे हैं, जो किस तरह के हिंदू हितैषी लोग हैं ये झूठा है सब। इनका इनका कोई हिंदू हित से वगैरह लेना देना नहीं है। सत्ता पिपासु लोग हैं, ये सत्ता के लिए बैठे हैं और उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। और जो कुछ भी हो रहा है ये एसआईआर के नाम पे, वो केवल एक जुल्म और ज्यादती है। इसका जी खामियाजा उनको, जब तक इनकी सत्ता है तब तक तो नहीं भुगतेंगे, लेकिन जिस दिन सत्ता चली जाएगी उस दिन इसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन विरोध कौन करेगा भाई? पॉलिटिकल अपोजिशन जो पार्टीज है वो इस मामले को लेकर सड़क पर क्यों नहीं आ रही है? इसके खिलाफ एक वातावरण बनना चाहिए। इसके खिलाफ अब वो जो कुछ भी वोट चोरी वाला एक चल रहा है, उसका रामलीला मैदान में एक रैली की तैयारी चल रही कांग्रेस की, वो ठीक है। लेकिन एसआईआर के मामले में जो बीएलओ के साथ में ज्यादती हो रही है, उनका पक्ष लेकर सड़क पर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून की लड़ाई में तो ये किसी को न्याय नहीं मिलने वाला। अब जी जी नए एक चीफ जस्टिस आने वाले हैं, हमको पता है उनके पूरे इसके पहले वाले केसेस में किस तरह के कमेंट्स उनकी तरफ से आए हैं। आप महमूदाबाद जी का केस देख लीजिए, प्रोफेसर, उनके केस में क्या क्या कहा था इन्होंने। क्या अपेक्षा करेंगे आप इनसे? तो ये सड़क की लड़ाई है, ये सड़क की जी लड़ाई है। और जब तक इसको सड़क पर न लड़ा जाए, इससे कोई नतीजा आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल किसी भी तरीके से लड़े जाने के बाद आपको इसमें से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है। तो ये सड़क जी पर लड़ने की लड़ाई है, उसकी तैयारी जनता ने, सारे लोगों ने करनी चाहिए। शुरुआत बीएलओ की तरफ से होनी चाहिए। सारे देश के बीएलओ इकट्ठा आके एक यूनियन बनाए और इनका विरोध करें। जी।